हेलो दोस्तों, एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने पहले लेक्चर में क्लास 12 फिजिक्स का स्थिर विद्युत की खंड का पहला चैप्टर आवेश तथा कूलाम का नियम शुरू किया था। इसमें हमने आपको क्या क्या बताया था, एक बार आपको याद दिला दें, फिर आगे हम शुरू करें। हमने आपको बताया था, सबसे पहले आवेशन बताया था, उसके बाद फिर हमने आपको आवेश की परिभाषा बताई थी, और उसके बाद फिर हमने आपको आवेश के गुण बताए थे। आवेश के गुण 6 गुण हमने आपको कल बताया था। ठीक, अब इसी के आगे जो है हम लोग आज शुरू करते हैं दूसरे लेक्चर में। ठीक है, आवेश के कल 6 गुण हो गए थे, उसके बाद आगे हम लोग इसी के स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें आज लेक्चर 2 में आवेश का देखें 7वां गुण आपका ये है कि जैसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम गुण लिखते हैं। जैसे मान लिया कोई वस्तु है, इस पर हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लिया इस पर 8 प्लस है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे 8 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये कमी कैसे आई? इसका मतलब है कि इस वस्तु को पकड़कर किसी दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा गया है, उस वस्तु से 8 इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर आए हैं, सॉरी इससे 8 इलेक्ट्रॉन निकल करके उस पर गए हैं, इसलिए इस पे 8 प्लस है, उस पर 8 माइनस है। अब देखें इस वस्तु पर 2 2 4 2 6 2 8 धनावेश है। अब प्रश्न यह है कि अगर हम इसको दौड़ा दें, इस वस्तु को अगर हम 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ा दें, तो प्रश्न है कि दौड़ाने के बाद इस वस्तु के आवेश के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर है कि इसके आवेश के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इस पर 8 प्लस है, अर्थात इस पर 8 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हमेशा इस पर 8 इलेक्ट्रॉन की कमी बनी रहेगी। इसका यह मतलब हुआ कि किसी वस्तु को गति कराने से उसके आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब अर्थात हमें कह सकते हैं कि जो आवेश का मान होता है वो किस वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता है। इस गुण को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से। इसको हम लोग लिखेंगे कि आवेश का मान, ठीक है, नोट करते चलेंगे आप लोग साथ साथ। आवेश का मान गति पर निर्भर नहीं करता। आवेश का मान गति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये है, या इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, या गति करने से, या हम कह सकते हैं गति करने से आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गति करने से आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, ये है आपका आवेश का गुण नंबर 7 कि आवेश का मान गति पर निर्भर नहीं करता, या हम कह सकते हैं गति करने से आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस पर सवाल प्रश्न कैसे बन जाता, देखिए एक बार सीपीएमटी का क्वेश्चन आपको बताते हैं। पूछा गया था कि क्वेश्चन था कि एक इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। तो पूछा गया था कि इसका आवेश हो जाएगा, उसके बाद 4 ऑप्शन दिया था। ठीक, इलेक्ट्रॉन इतने वेग से गति कर रहा है, उसके बाद पूछा गया था कि इसके आवेश के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर है कि इसका इलेक्ट्रॉन का जो आवेश था वही आवेश रहेगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो गति करने से इलेक्ट्रॉन चाहे बैठा हो चाहे गति कर रहा हो, उसके आवेश के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस गुण पर ऐसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 1 नंबर वाले बनकर के पूछ ले जाते हैं। जैसे बोलेंगे एक प्रोटॉन है, पूछ लेंगे क्वेश्चन कि एक प्रोटॉन है, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, बताइए इस प्रोटॉन के आवेश के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर है कि प्रोटॉन का आवेश जो था वही रहेगा, अर्थात गति करने से आवेश के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह है आपका गुण नंबर 7। अब उसके बाद अगला गुण हम लोग देखते हैं आवेश का। अगला देखें गुण नंबर 8 आवेश का। देखें 8वां गुण ये है, लिख दे फिर आपको हम समझाते हैं। देखें आवेश का सबसे महत्वपूर्ण गुण हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे स्टार बना रहे हैं 8वां गुण ये है आपका है। ये गुण आपका ये है कि एक आवेशित वस्तु, 8वां गुण है कि एक आवेशित वस्तु किसी उदासीन वस्तु को, एक आवेशित वस्तु किसी उदासीन वस्तु को सदैव, उदासीन वस्तु को सदैव अपनी ओर आकर्षित करती है। एक आवेशित वस्तु किसी उदासीन वस्तु को सदैव अपनी ओर आकर्षित करती है। ये आवेश का सबसे बढ़िया और सबसे महत्वपूर्ण गुण है। आपको हम समझाते हैं कैसे आकर्षित करती है।
कोई भी, जान लीजिए, कोई भी आवेशित वस्तु हो, चाहे किसी वस्तु पर धन आवेश हो, चाहे किसी वस्तु पर ऋण आवेश हो, ये हमेशा किसी भी उदासीन वस्तु को हमेशा अपनी तरफ क्या करेगी, आकर्षित करेगी। कल हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, आपको याद होगा कि बाल था, बाल पर हमने जब कंघी को रगड़ा था तो उसके बाद बाल से इलेक्ट्रॉन निकल करके कंघी पर गए थे, तो बाल पर आ गया था धनावेश और कंघी पर आ गया था ऋणावेश। अब आपने देखा था कि कंघी ने, जो कागज के जो टुकड़े थे, कागज के टुकड़े आपके उदासीन थे, कागज के टुकड़े क्या थे, उदासीन थे, तो कंघी ने कागज के टुकड़े को अपनी तरफ क्या किया था, आकर्षित किया था। क्यों? क्योंकि एक आवेशित वस्तु किसी भी उदासीन वस्तु को हमेशा अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। ये आवेश का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इस पर एक दो एग्जाम्पल आपको हम और बता दें। जैसे देखें, आपके घर में फैन, पंखा लगा होगा, तो आप देखे होंगे कि सबसे ज्यादा धूल के कण कहाँ जमा होते हैं, पंखे के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब पंखा चलता है, पंखा आवेशित रहता है और कमरे में 24 घंटे धूल के कण उड़ते रहते हैं, वो होते हैं उदासीन, और एक आवेशित वस्तु हमेशा उदासीन वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसीलिए सारे के सारे धूल के कण जाकर के पंखे के ऊपर जमा हो जाते हैं। इसका अगला एग्जाम्पल आपको बता दें। जैसे आपके घर में टीवी होगी, तो टीवी का पीछे का ढक्कन आप खोलें, देखें टेलीविजन के अंदर के जितने भी पार्ट होंगे वहां पर भयंकर धूल के कण आपके जमा होंगे। तो उसका भी रीजन यही है कि एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये था आवेश का गुण नंबर 8। चलिए, आवेश के 8 गुण हो गए, एक और गुण बचा है। आवेश का गुण नंबर देखें 9। 9वां गुण आपका ये है कि जैसे कोई चालक है, चालक, ठीक, मान लिया हमारे पास कोई चालक है, अगर हम इसको जाकर के कुछ आवेश दे दें, इसको जाकर के हमने कुछ आवेश बाहर से दे दिया, तो आपको पता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये जो ऋण आवेश है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात एक दूसरे को धक्का देंगे, और जब ये प्रतिकर्षित करेंगे तो ये आवेश एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे, और गोले पर सबसे दूर जगह होती है उसकी परिधि। इसलिए सारे के सारे आवेश जा करके उसके सतह पर या उसकी परिधि पर फैल जाएंगे। ये है आवेश का गुण नंबर 9। 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस गुण को हम लोग कैसे लिखेंगे? देखें, इस गुण को हम लिखेंगे यदि किसी चालक को, नोट करते चलिएगा, यदि किसी चालक को कुछ आवेश प्रदान किया जाए, यदि किसी चालक को कुछ आवेश प्रदान किया जाए तो यह आवेश उसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये है आपका आवेश का गुण नंबर 9, हो जाता है। तो ये थे आपके आवेश के 9 गुण। एक बार फिर से आपको हम रिपीट कर दे, नोट करते चलिएगा सब लोग साथ साथ, डायग्राम भी उसके बाद नीचे बना लीजिएगा। देखें, आवेश के गुण में सबसे पहले हमने आपको बताया था, पहला गुण आपका है आवेश के प्रकार में। आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश तब आता है कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और निकलने के बाद उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है। ऋण आवेश तब आता है कि जब वस्तु पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन आने के बाद वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। ये पहला गुण हमने आपको बताया था। उसके बाद फिर हमने अगले गुण में, दूसरे गुण हमने आपको बताया था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा गुण हमने आपको बताया था कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे हम लोग कहते हैं आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। उसके बाद चौथे पॉइंट में हमने आपको बताया था कि पूरे ब्रह्मांड का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। ये आपका 4 गुण हो गया। उसके बाद फिर हमने आपको 5वां गुण बताया था कि आवेश का सही परीक्षण आपका प्रतिकर्षण है, ना कि आकर्षण। ठीक, उसके बाद फिर आज हमने आपको बताया कि गत करने से आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को हमेशा अपनी तरफ सदैव आकर्षित करती है। और उसके बाद ये आपका अंतिम गुण है कि यदि किसी चालक को कुछ आवेश प्रदान कर दिया जाए तो यह आवेश उसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये थे आवेश के आपके टोटल 9 गुण। तो अध्याय में क्या क्या हुआ? सबसे पहले आवेशन हुआ, उसके बाद फिर आवेश की परिभाषा हुई, आवेश के 9 गुण हो गए। सारे के सारे गुण आपको हमेशा 24 घंटे आपके दिमाग में हमेशा याद होना चाहिए। चलिए, आवेश के गुण हो गए सब। अब उसके बाद अब आपको बताते हैं आवेश के मात्रक।
अगली हेडिंग आपकी है, अगली हेडिंग है आवेश के मात्रक। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। देखिए आवेश के टोटल आपको हम टोटल 6 मात्रक बताते हैं। ठीक, सभी मात्रक को समझना नहीं है, बस केवल आपको याद रखना है, रटना है, आवश्यकता पड़ने पर आप इसका उपयोग करेंगे। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। आप देखें आवेश के टोटल 6 मात्रक होते हैं, एक एक करके आपको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहला मात्रक आपका होता, आपने जो है हाई स्कूल में पढ़ा होगा, विद्युत में पढ़ा होगा आपने, कि सूत्र हुआ करता था आवेश का Q बराबर हुआ करता था I इंटू टी। सूत्र सब करीब करीब सबको याद होगा, Q बराबर I इंटू टी। अब देखिए धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और उसके बाद समय का मात्रक आपका होता है सेकंड। तो आवेश का सबसे पहला मात्रक तो आपका आ गया एम्पियर सेकंड, पहला मात्रक आपका आ गया एम्पियर सेकंड। उसके बाद दूसरा मात्रक होता है, इसी एम्पियर सेकंड को बोलते हैं कूलाम। कूलाम है वैज्ञानिक के नाम पर मात्रक है। मापन में हमने पढ़ाया है कि जितने भी मात्रक वैज्ञानिक के नाम से शुरू होते हैं सबका पहला अक्षर हमेशा छोटे से लिखा जाता है। तो कूलाम में सी को छोटे से लिखना है। ये देखिए अगला मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, और कूलाम का अगर प्रतीक लिखना हो, प्रतीक को हमेशा बड़े से लिखते हैं, चाहे पूरा कूलाम लिखिए या कैपिटल सी लिखिए। ये दोनों मात्रक आपके जो है यम के पद्धति में है। दोनों मात्रक आपके जो है ये आपके यम के पद्धति में, पहला मात्रक आपका एम्पियर सेकंड है, दूसरा मात्रक है कूलाम। ज़्यादातर हम लोग कूलाम ही बोलते हैं, एम्पियर सेकंड थोड़ा सा बड़ा पड़ता है। आवेश का मात्रक हम लोग बोलेंगे कूलाम। कूलाम का प्रतीक होता है कैपिटल सी। एकदम सी को सीधा लिखेंगे, तिरछा नहीं लिखेंगे, तिरछा नहीं लिखेंगे, क्योंकि तिरछा लिखेंगे तो इसका मतलब कुछ और हो जाता है, आगे चल के धार तक हम लोग देखेंगे। कूलाम को हमेशा कैपिटल सी में एकदम सीधा सी आप लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद अगला मात्रक आपका होता है ESU। अगला मात्रक आपका होता है ESU। ESU का फुल फॉर्म होता है, लिख रहे हैं हम, एक मिनट देखें। ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो, ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, या इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं स्टेट कूलाम। इसका अगला नाम है स्टेट कूलाम। ये आपका अगला मात्रक हो गया। उसके बाद आवेश का अगला मात्रक होता है फ्रैंकलिन, वैज्ञानिक के नाम पर है। इन्होंने ही 1750 में बताया था कि आवेश 2 प्रकार का होता है, इन्हीं के नाम पर, फ्रैंकलिन। ये और ये दोनों जो मात्रक हैं ये आपके सीजीएस पद्धति में है। दोनों के दोनों आपके किस पद्धति में है? दोनों के दोनों आपके सीजीएस में है। उसके बाद अगला मात्रक होता है, 5वां मात्रक होता है EMU। EMU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये सब केवल आपको रटना है, बस इसमें समझने वाली कोई बात नहीं कि पता लगा आप सोचे कि समझ में नहीं आ रहा। इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, या इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या इसका अगला नाम होता है ऐब कूलाम। AB ऐब, उसके बाद कूलाम, इसका अगला नाम है ऐब कूलाम। और उसके बाद सबसे लास्ट में अगला मात्रक होता है फैराडे। अगला मात्रक है फैराडे। फैराडे का प्रतीक होता है कैपिटल F। ये आवेश के आपके टोटल 6 मात्रक है। और नीचे के जो दोनों मात्रक है ये लोग किसी भी पद्धति में नहीं है, ना तो यमकेश में है ना तो सीजीएस में। आवश्यकता पड़ने पर सब केवल बनाए गए हैं बस। तो आवेश के टोटल आपके 6 मात्रक हैं, 2 आपका यमकेश में है, 2 आपका सीजीएस में है, और 2 किसी भी पद्धति में नहीं। ESU का शॉर्टकट नेम है स्टेट कूलाम, और EMU का शॉर्टकट नेम है ऐब कूलाम। अब आपको पता है कि हमें हर काम यमकेश पद्धति में करना है। अगर आवेश को न्यूमेरिकल में ESU या फ्रैंकलिन में दिया रहेगा, किस में बदलेंगे? यमकेश में, कूलाम में बदलेंगे। या अगर EMU या फैराडे में दिया है तब भी किस में बदलेंगे? तब भी कूलाम बदलेंगे। तो बदलने का फॉर्मूला आपको हम बताते हैं। इसके 6 मात्रक हो गए, आप नोट कर लिए होंगे। अब आपको हम हर काम चूंकि हमें यमकेश पद्धति में करना है, अब आपको बदलने का फॉर्मूला बताते हैं। देखें सबसे पहले देखें, एक ESU बराबर होता है 1/3 × 10⁻9 कूलाम। एक ESU बराबर 1/3 × 10⁻9 कूलाम। इसे आप रट डालिए, केवल रटना है, समझने जैसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो ESU है उसके स्थान पे आप फ्रैंकलिन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों किस पद्धति में है? सीजीएस पद्धति में। तो आप यहाँ पर चाहे ESU लिखें चाहे फ्रैंकलिन लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। उसके बाद एक EMU बराबर आपका होता है 10 कूलाम। उसके बाद एक फैराडे बराबर आपका होता है 96,500 कूलाम। अब आप यहाँ से एक पॉइंट निकल कर सामने आता है कि देखें, एक ESU में सबसे कम कूलाम होता है और एक फैराडे में सबसे ज्यादा कूलाम होता है। इसका मतलब आवेश का सबसे छोटा मात्रक ESU है और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? फैराडे है। ठीक, ये हो गया बदलने का तरीका। अब यहां से एक पॉइंट हम लिख देते हैं, आप इसको याद रखिएगा। यहां पर पॉइंट में लिख रहा हूं कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक
आपका ESU या फ्रैंकलिन है। ESU या फ्रैंकलिन तथा सबसे बड़ा मात्रक, इसको आप याद रखिएगा, तथा सबसे बड़ा मात्रक आपका फैराडे। तो ये थे आपके आवेश के जितने भी मात्रक थे, हमने आपको सब बता दिया, सब रट डालिए। 6 मात्रक आपके हैं, 2 MKS में है, 2 CGS में है, 2 किसी भी पद्धति नहीं है, बदलने का फॉर्मूला आपके सामने है। और ये भी आप याद रखेंगे, आवेश का सबसे छोटा मात्रक ESU या फ्रैंकलिन है तथा सबसे बड़ा मात्रक आपका फैराडे है। चलिए अब आप इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं हम लोग आवेश की बीमा। बीमा देखें आवेश की, यहाँ पर अब आपकी अगली हेडिंग है आवेश की बीमा। आवेश की बीमा, ठीक, हम कह सकते हैं अंग्रेजी में इसको बोलेंगे डायमेंशन ऑफ चार्ज। चलिए आवेश की बीमा हम लोग निकालते हैं। तो देखिए बीमा के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने आपको आवेश का सबसे पहला मात्रक आपका बताया था एम्पियर सेकंड। सबसे पहला मात्रक हमने आपको बताया था एम्पियर इनटू सेकंड। आप देखिए इसकी जब बीमा लिखेंगे तो आपको पता है कि सेकंड को लिखते हैं हम लोग T से बीमा में, और एम्पियर को लिखते हैं हम लोग A से। तो आवेश की बीमा हो जाएगी बड़े ब्रैकेट में T और A। ये है आवेश की बीमा, सेकंड को कैपिटल T से और उसके बाद एम्पियर को कैपिटल A से। ये थी आवेश की बीमा। मात्रक हो गया, बीमा हो गया। अब उसके बाद हम लोग अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब देखें, आइए बात करते हैं अगली हेडिंग की बात करते हैं। अगली हेडिंग आपकी है मूल आवेश। देखिए इसके बारे में जानकारी, मूल आवेश, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। अब आइए समझते हैं कि मूल आवेश क्या है। देखें समझ लें इसको, उसके बाद फिर आपको हम लिखा देते हैं कार्य से। देखें पूरे ब्रह्मांड में, समस्त ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड की बात हम लोग कर रहे हैं, समस्त ब्रह्मांड में जो सबसे छोटा आवेश पाया गया, समस्त ब्रह्मांड में जो सबसे छोटा आवेश पाया गया और जो साथ में अस्थाई था, उसी को बोला गया मूल आवेश। मतलब कि वह सबसे छोटा आवेश जो अस्थाई होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मूल आवेश। और आपको पता होगा, ये जानते हैं कौन निकला, ये निकला आपका इलेक्ट्रॉन। पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का, ये होता है -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो हम सीधे कह सकते हैं साफ शब्दों में कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल आवेश। तो मूल आवेश की 2 परिभाषा है। पहली परिभाषा कि वह सबसे छोटा आवेश या वह न्यूनतम आवेश जो अस्थाई हो सकता है उसे हम मूल आवेश कहते हैं, या हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। तो मूल आवेश की परिभाषा हम लोग 2 तरीके से दे सकते हैं, हम लिख रहे हैं, आप भी हमारे साथ साथ नोट करिए। देखें मूल आवेश की पहली परिभाषा आपकी है कि वह न्यूनतम आवेश, वह न्यूनतम आवेश जो अस्थाई होता है, वह न्यूनतम आवेश जो अस्थाई होता है उसे ही मूल आवेश कहते हैं, उसे ही हम लोग मूल आवेश कहते हैं। वह न्यूनतम आवेश जो अस्थाई होता है उसे ही हम लोग मूल आवेश कहते हैं। या दूसरी परिभाषा आप कहना चाहते हैं तो सीधे कह सकते हैं, या सीधे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही, दूसरी परिभाषा है इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही, इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। यह है आपकी मूल आवेश की परिभाषा, मूल आवेश कहते हैं। अब आइए मूल आवेश के बारे में आपको कुछ पॉइंट बता दें। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसे हम लोग स्मॉल ई से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश को या मूल आवेश को किससे लिखते हैं, हमेशा स्मॉल ई से लिखते हैं, सबसे पहला पॉइंट। और उसके बाद दूसरे पॉइंट में ई का मान होता है -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। यही पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा और अस्थायी आवेश है। और हम तीसरे पॉइंट में ये कह सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सभी ज्ञात, इस पॉइंट पर ध्यान देना, सभी ज्ञात अस्थायी वस्तुओं पर, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी अस्थायी वस्तुएं हैं, सभी ज्ञात अस्थायी वस्तुओं पर, अस्थायी वस्तुओं पर जो आवेश होगा, आवेश होगा या तो ज्यादा होगा या तो बराबर होगा, मतलब किससे, ई से, क्योंकि सबसे छोटा आवेश किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। चलिए
3 पॉइंट हुआ था। अब आप मूल आवेश के बारे में चौथा और अंतिम पॉइंट देखिए, सुनिए। देखिए चौथा पॉइंट आपका यह है कि जो मूल आवेश है, मूल आवेश, ठीक, मूल आवेश की खोज, मूल आवेश की खोज मिल्टन ने, मूल आवेश की खोज किसने? मिल्टन ने, मिल्टन ने किया। मिल्टन ने बताया था, करीब आपको बता दें 1910 के आसपास में मिल्टन ने ये खोजा था कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। देखें जानकारी आपको बता दें, करीब 1897 के आसपास की बात है। आपको पता होगा कि सर जे टॉमसन, सर जे टॉमसन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले E/m का मान निकाला था। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक। इसका मान निकाला था 1.76 गुणे 10 की पावर 11। ये जे टॉमसन ने काम किया था। E इलेक्ट्रॉन का E/m का मान निकाला था 1.76 गुणे 10 की घात 11। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। अच्छा, उसके बाद फिर 1910 के आसपास में मिल्टन ने जब इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की, मिल्टन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है 1.6, चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। तो जैसे मिल्टन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की, तब उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाला। तब देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे निकाला गया, देखिए यहाँ से यह बराबर लिखा गया, यह बराबर E/m। ये देखिए यम बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है E/m। अब देखिए E का मान मिल्टन ने बताया 1.6 गुणे 10 की घात -19 और E/m का मान बताया था ये टॉमसन ने कितना 1.76 गुणे 10 की पावर 11। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पाया गया 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। इस तरीके से वैज्ञानिकों ने इसका द्रव्यमान निकाला इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्लियर है। तो मूल आवेश के बारे में एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि वह न्यूनतम आवेश जो अस्थायी होता है मूल आवेश कहलाता है, या इसकी दूसरी परिभाषा है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। नंबर 1 इसे इस्तेमाली से लिखते हैं। E का नंबर 2, E का मान होता है -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। नंबर 3, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी ज्ञान, सभी ज्ञान अस्थायी वस्तुओं पर जो आवेश होगा, या तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से ज्यादा होगा या तो उसके बराबर होगा, कभी भी कम नहीं हो सकता। और चौथी बात, मूल आवेश की खोज किसने की थी? मिल्टन ने। ये तो आपका हो गया मूल आवेश। अब आइए आगे चलते हैं। मूल आवेश के बारे में हम लोगों ने जानकारी कर ली, सब रट डालिए। पेपर पढ़ने के बाद अपने मन में ऐसे रिवीजन करके सारे कंसेप्ट रट डालिए। है नहीं, सब बहुत इजी है, सारी बातें आपको बता दे रहे हैं। सब आवेश के बारे में जितने भी सूचनाएं हैं सब आपको एक एक करके बता रहे हैं। अब आप कितना याद रखते हैं, कितना भूलते हैं, ध्यान रखिए। चलिए अब उसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं अगली हेडिंग पे। अगली हेडिंग का नाम है किसी आवेशित वस्तु को, अगली हेडिंग आपकी है किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ना, किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ना, ये आपकी अगली हेडिंग। इसको हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं अर्थिंग, नाम सुना होगा आपने अर्थिंग का, इसको बोलते हैं अर्थिंग, या इसके दूसरे अंग्रेजी होती है ग्राउंडिंग। दो अंग्रेजी इसकी, पहली अंग्रेजी इसकी अर्थिंग और दूसरी आपकी है ग्राउंडिंग। चलिए आगे इस पे बात करते हैं। अब हम लोग किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ने जा रहे हैं। तो जोड़ने से पहले सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में बता दें। पृथ्वी के बारे में देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी ये देखिए, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। हमारी जो पृथ्वी है ये आवेश का भंडार है। सबसे पहले पृथ्वी का नाम समझते हैं कि पृथ्वी जो है आवेश का क्या है? पृथ्वी आवेश का भंडार है। पृथ्वी के अंदर असीमित आवेश है, असीमित। अगर आपसे कोई पूछता है कि पृथ्वी में कितने आवेश हैं, इसका आंसर है पृथ्वी में असीमित, या हम कह सकते हैं अनंत आवेश है, अनंत। तो पृथ्वी के बारे में मात्र एक सेंटेंस, पृथ्वी आवेश का भंडार है। पृथ्वी में असीमित या अनंत आवेश आ सकता है। आप चाहे जितना आवेश पृथ्वी में डाल दें या चाहे जितना आवेश पृथ्वी से निकाल लें, पृथ्वी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा कि बिजली के मोटे मोटे तार कभी भी टूट करके पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, तो तार के सारे जो बिजली होती है, करंट होता है, जो आवेश होता है, पृथ्वी में चला जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में असीमित आवेश आ सकता है, पृथ्वी में असीमित आवेश आ सकता है। अब देखिए, इसी को पहले हम एक सेंटेंस के तौर पे लिख दें, तब उसके बाद फिर आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, इसकी आवश्यकता हमको हमेशा पड़ेगी कि पृथ्वी आवेश का भंडार है। पृथ्वी आवेश का भंडार है। और इसके बाद पृथ्वी में
असीमित, पृथ्वी में असीमित या हम कह सकते हैं अनंत आवेश आ सकता है, असीमित या अनंत आवेश आ सकता है। ये सेंटेंस पृथ्वी के बारे में आप हमेशा याद रखें, ठीक है। और चाहे तो आप छोटा सा डायग्राम बना लें, ये देखिए यहाँ पे आप देखते हैं क्रिया की पृथ्वी मान लें इसको, और पृथ्वी के अंदर आप बोल सकते हैं अगर कोई पूछे कि पृथ्वी में आवेश कितना है, इसका जवाब होगा पृथ्वी में आवेश कितना है, अनंत। तो पृथ्वी आवेश का भंडार है, पृथ्वी में असीमित या अनंत आवेश आ सकता है। इसको आप जल्दी से सेंटेंस नोट कर लें, उसके बाद इसको हटा दें, फिर आगे चलते हैं। मेन काम हमारा है किसी आवेशित वस्तु को कहां से जोड़ना, पृथ्वी से जोड़ना। तो चलिए अब आपको हम आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ करके हम दिखाते हैं। चलिए देखिएगा, देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका ये है, चलिए मान लिया हमारे पास कोई वस्तु है, ये देखिए इस पर हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7, मान लिया इस पर जो है 7 प्लस है। इसका ये मतलब है कि इस वस्तु पर 7 इलेक्ट्रॉन की कमी। और आप समझ सकते हैं कि इस वस्तु पर 7 प्लस कैसे आया होगा। आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि जरूर इसको पकड़कर किसी के साथ रगड़ा गया होगा, इससे 7 इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी उस दूसरी वस्तु पर गए होंगे। इस पर 7 प्लस है, उस पर 7 माइनस है, ये सब वगैरह वगैरह सब पुरानी बातें हैं। अब देखें इस पर 7 प्लस है, अब हमने क्या किया, बिना सोचे विचारे इसको पृथ्वी से जोड़ दिया। ये प्रतीक पृथ्वी का। आज के बाद ये डिजाइन आपको कहीं भी बनी दिख जाए, समझ जाइएगा ये पृथ्वी का प्रतीक, ये है अर्थ, ये पृथ्वी का प्रतीक होता है। जहां कहीं पृथ्वी को दिखाना होता है यही डायग्राम हम लोग बनाते हैं। अब देखिए इस वस्तु को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया। अब आप समझिएगा इस पर 1 2 3 4 5 6 7, इस पर 7 प्लस है, इसका मतलब इस पर 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब सुनिए, जब आप उसको पृथ्वी से जोड़ देंगे तो पृथ्वी से मात्र 7 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 7 को निकल रहे हैं, क्योंकि इस पर कितने कमी, 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब देखिए पृथ्वी से 7 इलेक्ट्रॉन निकल करके आ जाएंगे वस्तु पर, और जब वस्तु पर आ जाएंगे तो उस कमी को पूरा कर देंगे, जिससे वस्तु पर आवेश की मात्रा हो गई 0। यानी कि वस्तु पर आवेश की मात्रा बताओ कितने हो गई, 0 हो गई। वस्तु बताओ क्या हो गई, वस्तु आपकी उदासीन हो गई। ये है अर्थ। इसमें एक प्रश्न आपका बनता है कि जब किसी धनावेशित वस्तु को हम लोग पृथ्वी से जोड़ते हैं तो आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा। इसका आंसर है कि इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से निकलकर कहां आएगा, वस्तु में आएगा। क्यों? क्योंकि वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 7 इलेक्ट्रॉन की, पृथ्वी से 7 इलेक्ट्रॉन आए, कमी को पूरा कर दिया, प्लस माइनस 0 हो गया, मतलब वस्तु क्या होगी, उदासीन होगी। ये आपका पहला पॉइंट आपका था। अब आइए इसी तरीके से अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास मान लिया कोई धनावेशित वस्तु है। दूसरा देखिएगा ध्यान से, ये देखिए पॉइंट नंबर हमारे पास दूसरे पॉइंट में बात करते हैं। अब देखिए हमारे पास मान लिया कोई धनावेशित वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मान लिया इस वस्तु पर 9 माइनस है, इसका मतलब इस पर 9 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। और आप समझ चुके होंगे इस पर 9 इलेक्ट्रॉन कैसे आया, इसको पकड़कर किसी के साथ रगड़ा गया होगा, उस वस्तु से 9 इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर आए होंगे, उस वस्तु पर 9 प्लस होगा, इस पर क्या है 9 माइनस। अब देखें फिर हम इसको बिना सोचे विचारे कहां से जोड़ दिए, ये देखिए पृथ्वी से जोड़ दिए। अभी हमने आपको बताया किसका प्रतीक है, ये पृथ्वी का प्रतीक। ये डिजाइन कहीं बना हो समझ जाना, ये पृथ्वी हमने जोड़ दी। अब इसमें देखिए 9 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, जब आप इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे 9 के 9 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, पृथ्वी में चले गए। एक बार पुनः बस पर आवेश की मात्रा बताओ कितनी हो गई, 0। बस फिर आपकी हो गई उदासीन। तो यहां से एक प्रश्न फिर आपका बनता है कि अगर हम किसी ऋणावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा। इसका आंसर है कि इलेक्ट्रॉन बस से निकलकर कहां जाएगा, पृथ्वी में जाएगा। चलिए किसी, तो हम लोग पढ़ रहे थे किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ना। तो आपने क्या देखा कि किसी भी आवेशित वस्तु को अगर आप पृथ्वी से जोड़ देंगे, अंत में वस्तु पर आवेश की मात्रा 0 हो जाएगी, वस्तु उदासीन हो जाएगी। ठीक, अगर वस्तु में इलेक्ट्रॉन कम है पृथ्वी दे करके 0 करेगी, अगर वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो पृथ्वी लेकर के 0 करेगी। 2 प्रश्न इससे बनते हैं, दोनों 1 नंबर के बहुविकल्पी या अतलाघुत्री सब जो है कुछ भी बन सकता है। पहला क्वेश्चन कि धन आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ने पर क्या होगा, इसका जवाब है कि इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से निकलकर कहां आएंगे, वस्तु में आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऋणावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ने पर क्या होगा, इसका जवाब है कि इलेक्ट्रॉन वस्तु से निकलकर कहां आएंगे, पृथ्वी में आएंगे। ठीक, ये तो ही अर्थिंग के बारे में आपकी जानकारी। अब आइए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले टॉपिक का नाम है कि किसी वस्तु को
अगला टॉपिक आपका है किसी वस्तु को आवेशित करने के ढंग। अगला टॉपिक आपका है किसी वस्तु को आवेशित करने के ढंग। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं मेथड्स फॉर चार्जिंग। किसी वस्तु को अब आइए पता करते हैं कि हम लोग कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। तो देखें, अब आपको बताते हैं, बुक में खैर 2-3 तरीके दिए गए हैं, आपको बताते हैं। देखिए, किसी वस्तु को आप जो है टोटल कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, एक एक करके आपको हम बता सकते हैं, बता रहे हैं, ध्यान बिल्कुल दीजिएगा। आप किसी वस्तु को टोटल 5 तरीके से आप आवेशित कर सकते हैं। पहला तरीका आपका है घर्षण द्वारा। सबसे पहला तरीका है घर्षण द्वारा। उसके बाद दूसरा तरीका है चालन द्वारा। उसके बाद तीसरा तरीका है प्रेरण द्वारा। उसके बाद चौथा तरीका है तापायनिक उत्सर्जन द्वारा। उसके बाद 5वां तरीका एक और है प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा। तो किसी वस्तु को आप टोटल 5 प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। हालांकि कल हमने आपको बताया था कि जब 2 वस्तुओं को आप आपस में रगड़ेंगे, ठीक है, तो वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। तो रगड़ने से ही नहीं होता, रगड़ना तो है ही है, रगड़ने के साथ साथ और भी तरीके बनाए गए हैं, क्योंकि आप हर वस्तु को रगड़ नहीं सकते हैं। इसलिए कई तरीके बनाए गए हैं कि जो जिस लायक हो आप उसको उस तरीके से आप आवेशित कर सकते हैं। जो रगड़ने लायक उनको रगड़ करिए, नहीं है तो आगे बढ़िए, ये भी नहीं तो बढ़िए। तो टोटल मिला करके 5 तरीके से आप किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। चलिए, तो किसी वस्तु को हम लोग 5 तरीके से आवेशित कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग तीसरे लेक्चर में जो है, इसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आवेश के बारे में जितनी भी सूचना है हम आपको सब एक एक करके, आपको बुक में कहीं कुछ नहीं मिलेगा, इतनी सारी जानकारियाँ एक एक करके आपको हम सब बता डालेंगे। सब आप बढ़िया से रट डालिए। अभी आवेश में कम से कम अभी 1.5 घंटे आपको हम 1.5 घंटे का वीडियो बना करके और आपके लिए हम भेजेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।